हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका DCI 9920 पर। 10 क्लास की जो साइंस की सुपर 30 की क्लास चल रही थी अपनी, उसकी आज रेगुलर 5वीं क्लास है। 4 कक्षाएं अपन पहले कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए अपन 5वीं क्लास के क्वेश्चंस करते हैं। देखो आज क्या है, हमने हमारी जो ऑफलाइन के बच्चे हैं उनके साथ प्री हाफ ईयरली एग्जाम दिया था, उसी में से मैंने आपके 25-30 क्वेश्चन निकाले, उनको आज अपन कंप्लीट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन था विस्थापन और द्विस्थापन अभिक्रिया में एक अंतर लिखिए। तो अंतर तो लिख लेंगे, इसको अपन डिटेल से समझ लेते हैं। देखो आप, पहला है विस्थापन अभिक्रिया। देखो, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो ध्यान से, मैं आपके सामने एक अभिक्रिया लिखता हूँ। जैसे मान लो ये एक ए तत्व है और BC एक यौगिक है, जिसमें ए अधिक क्रियाशील तत्व है। ए क्या है? अधिक क्रियाशील तत्व है, क्रियाशील तत्व है। और ये यौगिक है जिसमें ये बी कम क्रियाशील तत्व है, बी कम क्रियाशील तत्व है ए की तुलना में। तो ये ए क्या करेगा, बी को यहाँ से विस्थापित कर देगा। बी से कहेगा तू भग यहाँ से, तो बी तो आ जाएगा बाहर। यहाँ से बी का क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा और आपके पास नया यौगिक बन जाएगा ए से। जैसे इसका उदाहरण लेते हैं अपन, एक उदाहरण क्या है? जैसे मैंने जिंक की क्रिया कॉपर सल्फेट के साथ करवाई, तो देखो यहाँ जिंक अधिक क्रियाशील तत्व है और कॉपर कम क्रियाशील तत्व है। तो जिंक की जैसे कॉपर सल्फेट के साथ अभी क्रिया करवाएंगे, तो यहाँ से कॉपर तो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा और आपके पास नया यौगिक बनेगा जिंक सल्फेट। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ चाहो तो लिख सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से क्या करता है, विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिसका मैंने आपको उदाहरण दे दिया। जिंक की अभिक्रिया किसके साथ करवाई गई, कॉपर सल्फेट के साथ। तो आपके सामने ये क्या है, जिंक है जो अधिक क्रियाशील तत्व है, ये कॉपर है जो कम क्रियाशील तत्व है। तो जिंक क्या करेगा, इस कम क्रियाशील तत्व को यहाँ से इसके यौगिक से विस्थापित कर देगा और स्वयं जिंक सल्फेट बन लेगा। इसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन अधिक क्रियाशील तत्व है और कौन कम क्रियाशील तत्व है? तो इसकी एक सारणी है, सक्रियता श्रेणी है। सक्रियता श्रेणी क्या होती है? धातुओं की ऐसी श्रेणी, धातुओं का ऐसा क्रम, धातुओं का ऐसा घटता क्रम है जो क्रियाशीलता के घटते क्रम में, मतलब धातुओं की एक ऐसी श्रेणी है जो क्रियाशीलता के घटते क्रम में है, उसे अपन क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इसकी मैंने एक ट्रिक भी बना रखी है, काना कार मांगे अल्टोजेन पर आ रही है प्रभु आ जाओ क्यों हुजूर। तो इसको आप देख सकते हो वहां। फिर इसके बाद में द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? मतलब यहाँ पर विस्थापन, मतलब यहाँ एक तत्व का क्या हो रहा था, विस्थापन हो रहा था। यहाँ पर कितने तत्वों का विस्थापन होगा, दो तत्वों का क्या होगा, विस्थापन होगा। जैसे कोई यौगिक है AB और कोई यौगिक है C, तो यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान के द्वारा, किसके द्वारा, आयनों के आदान प्रदान के द्वारा ये A C को विस्थापित कर देगा और C A को विस्थापित कर देगा। और इस प्रकार से आपके सामने आपके पास यौगिक बन जाएगा CB
और एडी। जैसे मैं एक उदाहरण लेके बताता हूँ आपको। यहाँ पर क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। एक उदाहरण लेते हैं, सोडियम सल्फेट प्लस बेरिलियम क्लोराइड। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये जो बेरिलियम है ये सोडियम को क्या करता है, विस्थापित कर देता है इस प्रकार से। और ये सोडियम बेरिलियम को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। यहाँ से बेरिलियम यहाँ आ जाएगा तो आपके पास जो नया यौगिक बनेगा, बेरियम सल्फेट और Na2 और Cl2। यहाँ नया यौगिक बनेगा Na2Cl2। लेकिन ऐसा कोई यौगिक नहीं होता है, तो इसको अपन सही तरीके से लिखेंगे 2NaCl। Na भी कितने हैं, 2, मतलब सोडियम भी 2 है और क्लोरीन भी कितने, 2 है। तो इस प्रकार से ये द्विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। द्विस्थापन अभिक्रिया की अपन परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखें यहाँ, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें जिनमें अभिकारकों के मध्य, अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है, तो उसे होता है तो उसे द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विस्थापन अभिक्रिया कहते अभिक्रिया कहते कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपका, जिसमें आपको एक अंतर लिखना था। एक अंतर आप परिभाषा के द्वारा भी लिख सकते हैं और इसके द्वारा समीकरण देकर भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अम्बीबा में प्रजनन विधि का नाम लिखिए। देखो क्या पूछा था, अम्बीबा में प्रजनन विधि का नाम। तो अम्बीबा में जो प्रजनन होता है वह द्विविखंडन विधि के द्वारा होता है और ये द्विविखंडन लगभग 1 घंटे में क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथेन के दहन का संतुलित समीकरण लिखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 3, मेथेन और इसकी ये जो जलेगा वो हमेशा हर चीज किसकी उपस्थिति में जलती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। तो मेथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और जल जल वाष्प प्राप्त होगी आपको, यौगिक जल वाष्प क्या प्राप्त होगी, जल वाष्प, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में प्राप्त होगी। या इसकी संतुलित समीकरण है, देख लो संतुलित हुई नहीं। कार्बन कितने हैं, 1 है तो कार्बन 1 ही। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है तो 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4 है। ऑक्सीजन कितने, 2 दूनी 4 तो 4, तो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन यहाँ और 2 ऑक्सीजन यहाँ, कितने हैं, संतुलित समीकरण। ये 3 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन विस्थापन अभिक्रिया और द्विस्थापन अभिक्रिया में अंतर, जो मैंने आपको 2 अंतर बता दिए, एक ही पूछा था। अमीबा में प्रजनन विधि जो द्विविखंडन विधि के द्वारा होता है और ये इसका अमीबा में प्रजनन घंटे भर में क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। मेथेन, मेथेन के दहन का संतुलित समीकरण, तो मेथेन के दहन का संतुलित समीकरण मैंने लिख ही दिया, मेथेन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी तो संतुलित। फिर अगला क्वेश्चन है चौथा, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। देखो आपको तार की लंबाई दे रखी है, सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन को समझ ले आप। क्वेश्चन क्या है, एक तार दे रखा है आपको जिसका प्रतिरोध है 12 ओम, इसके 3 बराबर के टुकड़े करने और इसको त्रिभुजाकार आकृति में जोड़ा जाता है। किसमें, त्रिभुजाकार आकृति में। तो तार की जो तार का कुल प्रतिरोध है, तार का कुल प्रतिरोध दिया है आपको, कितना दिया है, 12 ओम है। अब इसके टुकड़े करने, 3 टुकड़े करने, क्या करने हैं आपको, 3 टुकड़े। तो 3 टुकड़े बराबर के करने हैं तो 3 का भाग दे देंगे, तो प्रत्येक तार कितने कितने ओम का आ जाएगा, 4-4 ओम। इस प्रत्येक 4-4 ओम के तार को एक त्रिभुजाकार की आकृति के रूप में जोड़ना है। तो इसको त्रिभुजाकार आकृति के रूप में जोड़ते हैं अपन, देखो बहुत आसानी से हो जाएगा। इस प्रकार से
इस प्रकार से त्रिभुजाकार आकृति में जोड़ दिया और इसको नाम दे दिया मैंने ए, बी और सी, और इसके प्रतिरोध है, इसको मैंने नाम दे दिया R1 बराबर 4 ओम, R2 बराबर 4 ओम और R3 बराबर 4 ओम। अब उसने कहा है त्रिभुज की किसी एक भुजा के दोनों सिरे, तो त्रिभुज की किसी एक भुजा, तो अपन AC भी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? AC। अब आपको सबसे पहले इसमें ये पता लगाना है कि ये जो तीनों प्रतिरोध है वो कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं या समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, या फिर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों में जुड़े हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो दोनों प्रतिरोध है R1 और R2, ये दोनों तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो यहाँ लिखेंगे अपन, देखो श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ते हैं, इस प्रकार से श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, एक ही तार से इस प्रकार से जुड़े होते हैं तो श्रेणी क्रम। लेकिन अगर इस प्रकार से जुड़ते हैं तो वह क्या होगा? समांतर क्रम होगा। तो देखो ये दोनों तार एक ही तार से जुड़े हुए हैं ना। देखो पहले तार का परिभाषा क्या है, पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से जुड़े हो। देखो पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो इसका मतलब ये किससे? श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो यहाँ देखो, यहाँ R1 व R2 श्रेणी क्रम में संयोजित है, श्रेणी क्रम में संयोजित है, अतः माना इनका तुल्य प्रतिरोध R डैश है। अब अगर R डैश है तो फिर तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2, क्योंकि श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वह दिए गए प्रतिरोधों का क्या होता है? डायरेक्ट योग होता है। तो देखिए R डैश आ जाएगा बराबर R1 कितना है? 4, R2 भी 4, तो 8 ओम आ गया। कितना आ गया? 8 ओम। तो R डैश का मान आ जाएगा 8 ओम। अब देखो अभी तुल्य प्रतिरोध नहीं आया है, अभी तो केवल मात्र R1 और R2 का तुल्य प्रतिरोध आया है। अब अपन को A और C के मध्य तुल्य प्रतिरोध चाहिए। तो ये वाला जो पूरा तार था इसका प्रतिरोध कितना ले लिया अपन ने? 8। तो अब इस तार को अपन इस प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? संयोजित। इसको A और इसको क्या ले लें? C। देखो A और C, इसमें A और C के मध्य ये तो है 4 ओम, R3 तो कितना है? 4 ओम है, और ये R डैश कितना है? 8 ओम है। अब देखो ये दोनों समांतर क्रम में संयोजित है, तो समांतर क्रम संयोजित का क्या लगा दो? सूत्र लगा दो। तो देखो यहाँ R डैश हुआ R3 समांतर क्रम में संयोजित है, संयोजित है, अतः माना इनका तुल्य प्रतिरोध, माना इनका तुल्य प्रतिरोध। तो इनके तुल्य प्रतिरोध को अपन मान लेते हैं R। तो 1/R, इनका जो समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध होता है वो दिए गए प्रतिरोधों के वेद क्रम का योग होता है। तो देखो 1/R बराबर 1/R डैश प्लस 1/R3 हो जाएगा। तो 1/R बराबर 1/8 और प्लस 1/4, एलसीएम ले लीजिए, 8 एलसीएम आ जाएगा। 8 एकम 8, तो 1 को 1 से गुणा करें तो 1, 4 दूनी 8, 2 को 1 से गुणा करें तो 2, तो आ जाएगा 3/8। पलट दो, पलटने पर R बराबर आ जाएगा 8/3 ओम। ये इसका क्या है? आंसर है। ये अच्छा क्वेश्चन है, चौथा उतार लें आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीन प्रकृति के लिए पीएच मान। तो उदासीन प्रकृति के लिए पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। लेकिन इसको समझ लीजिए आप, मान लो ये पीएच स्केल है, ये क्या है? पीएच स्केल है, जहाँ यहाँ 0 है, यहाँ मान लीजिए 7 है, और यहाँ मान लीजिए 14 है। तो देखो 7 से इधर आएंगे, यहाँ 7 से इधर आएंगे तो पीएच का मान घटेगा, घटेगा ना, 7 6 5 4 3 2 1 0, तो पीएच का मान घटेगा। अर्थात
हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है। और यहाँ से अपन इधर जाएंगे तो पीएच का मान बढ़ेगा। देखो यहाँ तो पीएच घटेगी, पीएच मान घटेगा इधर जाएंगे तो, लेकिन यहाँ से इधर जाएंगे तो पीएच मान बढ़ेगा। पीएच मान क्या होगा, बढ़ेगा इधर जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटेगी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटेगी और OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ेगी, सांद्रता बढ़ेगी। देखो मैंने आपको अम्ल और सार पढ़ा रखा है, समझा रखा है। अम्ल किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सार कहते हैं। तो देखो यहाँ से 7 से इधर आएंगे 14 की तरफ तो पीएच का मान तो बढ़ेगा, लेकिन जो H प्लस आयन की सांद्रता है वो घटेगी। और इधर से उधर जाएंगे 7 से कम की ओर तो पीएच मान घटेगा, लेकिन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है। अब देखो मैं आपको तीनों चीजें बताता हूँ जो यहाँ पे पूछी जा रही है। देखो अगर पीएच का मान 7 से कम है तो जो विलयन है वह अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय होगा। अगर पीएच का मान 7 से बड़ा है तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। और अगर पीएच का मान 7 के ही बराबर है तो फिर विलयन कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। विलयन की प्रकृति कैसे हो जाएगी, उदासीन। तो यहाँ पर आपसे यही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, चींटी के डंक से स्त्राव होने वाले अम्ल का नाम बताइए। जब अपन को चींटी डंक मारती है तो अपनी त्वचा में एक अम्ल छोड़ती है, जिसके कारण अपन को क्या उत्पन्न होती है, जलन उत्पन्न होती है, जलन लगती है। तो उसका नाम पूछा है आपसे। तो चींटी की डंक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, कौन सा अम्ल होता है। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल होता है। इस मेथेनोइक अम्ल को फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। मैंने इसकी एक ट्रिक बना रखी है। C8 संत ऐसे हैं जहां लापा पड़ा है वहां, तो लापा लापा में लाल चींटी का डंक और फा से बनेगा फार्मिक अम्ल, और फार्मिक अम्ल को क्या कहते हैं, मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। चाहो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, C8 संत ऐसे हैं जहां लापा पड़ा है वहां। ये ट्रिक है, ये ट्रिक है याद रखने की। ये पेपर में नहीं लिखे नहीं आप, एक तो आप पेपर में लिखो। तो देखो सी से सिरका और ए से एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ई से इमली, ई से इमली। ट से टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो देखो सिरका में एसिटिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल। संत, संत से बनेगा संतरा, और संतरा में पाया जाता है एसे, एसे से बनेगा एस्कोर्बिक अम्ल, एस्कोर्बिक अम्ल। फिर नेक्स्ट है जहां, जहां में जठरस जो आमाशय से की दीवारों से निकलता है, आमाशय में जठर ग्रंथि क्या होती है, उससे जठरस निकलता है। इस जठरस में हा, हा से बनेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ, राइटिंग ऐसे जा रही है। तो जठरस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको HCl, इसका सूत्र है HCl। फिर देखो यहाँ शब्द है लाफा पड़ा है, लाफा पड़ा है वहां। तो देखो ला से लाल चींटी, लाल चींटी का डंक। और फा से बनेगा फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। और इसी को बोलते हैं अपन मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक
अम्ल, ये याद रख सकते हो। तो यहाँ से आपका लापा से याद रख सकते हो, आप चीट कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में, किसी विद्युत बल्ब, विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है, विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले क्या क्या दिया है, लिख लीजिए आप। दिया है क्वेश्चन में, पहले सबसे पहले जो जो दिया है वो लिख लिया करो, ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सा सूत्र काम में लेना है। तो किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 300 कुलाम आवेश, कुलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का। तो यहाँ पर आवेश क्यों बराबर दे रखा है 300 कुलाम, और समय, समय दे रखा है 5 मिनट। देखो यहाँ मिनट में दे रखा है और यहाँ पर काम में लिया जाता है सूत्र में सेकंड में, तो इसको बदल दो, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो अपने पास आ जाएगा 300 सेकंड। अब देखो विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का मान पूछा है आपसे, अतः विद्युत धारा, विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, किसी किसी परिपथ में या फिर किसी चालक तार में क्या होगा, किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेशों के प्रवाह की दर, तो बताओ क्यों अपॉन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। क्यों का मान है 300 और समय भी है 300, 300 से 300 कट जाएगा, तो 1 एम्पियर है, आंसर आ जाएगा 1 एम्पियर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए। दो संश्लेषित सूचक नाम लिखते हैं, दो संश्लेषित सूचक। तो देखो दो संश्लेषित सूचक, संश्लेषित सूचक का मतलब जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं, जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संश्लेषित सूचक कहते हैं। और सूचक किसे कहते हैं, सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल या क्षार का पता लगाते हैं, जिसके द्वारा किसका पता लगाया जाता है, अम्ल या क्षार का पता लगाया जाता है। भाई कौन सा विलेन अम्ल है या कौन सा विलेन क्षार है, उसकी प्रकृति के बारे में जो बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। तो दो प्रकार के सूचक है। पहला सूचक, एक पहला सूचक है मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, और दूसरा है फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन। ये दो सूचक है जो संश्लेषित सूचक है। आप ये भी याद रखें, देखो ये संश्लेषित सूचक है ना, जो अम्ल के साथ क्रिया कर कौन सा रंग देता है और क्षार के साथ क्रिया कर कौन सा रंग देता है, ये भी याद रखें। तो मेथिल ऑरेंज अम्ल के साथ, मेथिल ऑरेंज अम्ल के साथ, या फिर अपन यूं कहें मेथिल ऑरेंज के जलीय विलयन में जब आप अम्ल डालोगे तो इस मेथिल ऑरेंज का रंग किसमें बदल जाएगा, लाल रंग में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, लाल रंग में। ध्यान से समझिए आप बात को, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं यहाँ। जब मेथिल ऑरेंज के जलीय विलयन में आप अम्ल की कुछ बूंदे डालोगे तो इस मेथिल ऑरेंज का रंग किसमें बदल जाता है, लाल रंग में। और इसी प्रकार से जब मेथिल ऑरेंज के जलीय विलयन में क्षार डालते हो आप, तो इसका रंग पीला हो जाता है। किसमें बदल जाता है, पीले रंग देता है। तो बताओ मेथिल ऑरेंज अम्ल के साथ कौन सा रंग देता है, लाल रंग। मेथिल ऑरेंज क्षार के साथ कौन सा रंग देता है, पीला रंग देता है। इसी प्रकार से फिनोप्थेलिन की बात करते हैं अपन। फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन अम्ल के साथ कौन सा रंग देता है और क्षार के साथ कौन सा रंग देता है। तो फिनोप्थेलिन अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है और क्षार के साथ गुलाबी रंग देता है, गुलाबी रंग देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिनोप्थेलिन के जलीय विलयन में जब आप क्षार की कुछ बूंदे डालोगे, क्षार डालोगे, तो इस फिनोप्थेलिन का रंग कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। और ये फिनोप्थेलिन है ना, रंगहीन होता है। कैसा पदार्थ है, रंगहीन पदार्थ है, ये रंगहीन पदार्थ। फिनोप्थेलिन कैसा पदार्थ है, रंगहीन पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें आप, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसकी पीएच अधिक होगी। पीएच के बारे में बताना भाई, इनमें से किसकी पीएच अधिक होगी। क्वेश्चन है किसकी पीएच अधिक होगी, और दो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। ए पहला क्वेश्चन दे रखा है रक्त
अथवा आसुत जल, आसुत जल। तो बताओ इन दोनों में से किसकी पीएच अधिक होगी, आपको बताना है। तो देखो पीएच किसकी अधिक होगी, रक्त, रक्त की पीएच होती है 7.4 और आसुत जल की पीएच होती है 7। तो बताओ इन दोनों में से किसकी पीएच अधिक है, तो रक्त की अधिक है। तो आपको वहां लिखना है पीएच अधिक होगी, किसकी होगी, रक्त। ये आपका आंसर। फिर इसी में एक और क्वेश्चन है बी नंबर, इसका बी क्वेश्चन है। बी क्वेश्चन में दे रखा है जठर रस और नींबू का रस, जठर रस अथवा नींबू का रस, नींबू का रस। देखो जठर रस का पीएच मान होता है 1.2, लगभग होता है लगभग 1.2, और नींबू के रस का पीएच मान होता है लगभग 2.2। तो बताओ इन दोनों में से किसके पीएच अधिक है, तो सर नींबू की पीएच अधिक है, तो यहाँ लिख दो पीएच अधिक है, किसकी है, नींबू के रस, नींबू के रस की। ये क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से इसका जवाब देना था आपको, क्वेश्चन नंबर 10 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू विद्युत परिपथों में अतिभारण से बचाव के लिए कौन सी दो सावधानियां बरतनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, घरेलू विद्युत परिपथ में, घरेलू विद्युत परिपथ में अतिभारण से बचाव के उपाय पूछा था आपसे। अतिभारण से कैसे बचा जा सकता है, तो देखो इसके बहुत सारे आंसर हैं, बहुत सारे तरीके हैं आंसर देने के। मैं आपको एक 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 करके बताता हूँ यहाँ। सबसे पहले तो आप पहला जो शॉर्टकट में, पहले तो 3 आंसर में शॉर्टकट में बताता हूँ। पहला तो आप फ्यूज तार का प्रयोग करें परिपथ में या सर्किट में, फ्यूज तार का प्रयोग करें, प्रयोग करें। एक आता है एमसीबी, एमसीबी को बोलते हैं मिनिएचर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करें। और तीसरा है बू तार का प्रयोग करें, बू तार, भू संपर्कित तार इसको हम बोल सकते हैं, भू संपर्कित तार का प्रयोग करें। फिर आगे अपन ये भी देख सकते हैं कि एक ही समय में बहुत सारे उपकरणों का प्रयोग न करें, एक ही समय में बहुत सारे उपकरणों का प्रयोग न करें, प्रयोग न करें। फिर एक और अपन देख सकते हैं एक ही सॉकेट में बहुत सारे उपकरणों का न लगाएं, एक ही सॉकेट, सॉकेट का मतलब जैसे अपन टी वगैरह लगाते हैं तो उसको बोलते हैं एक ही सॉकेट में बहुत सारे उपकरण न लगाएं, न लगाएं। ठीक है, ये आप घरेलू परिपथों में अतिभारण, अतिभारण का मतलब होता है ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था, उतार लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एम्पियर का फ्यूज है एक घरेलू विद्युत परिपथ में 5 एम्पियर का फ्यूज है लगाए जा सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखो लगाने में तो कितने भी लगा सकते हो, लेकिन फिर अतिभारण हो जाएगा। तो अपन को सुरक्षित उपयोग भी करना है, इस तरीके से काम है। तो देखो सबसे पहले काम होता है आपका क्वेश्चन पढ़ो और उसके बाद में
जो जो दिया है उसको लिखो यहाँ। तो यहाँ लिखो दिया है। देखो, एक घरेलू विद्युत परिपथ में 5 एम्पियर, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, इसका मतलब विद्युत धारा का मान दे रखा है, विद्युत धारा I बराबर दे रखा है 5 एम्पियर। फिर 100 वाट, वाट किसका मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति मतलब एक बल्ब की विद्युत शक्ति है, एक बल्ब की विद्युत शक्ति P बराबर दे रखा है आपको 100 वाट, और विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है आपको V बराबर 220 वोल्ट। अब आपसे पूछा है अधिकतम बल्बों की संख्या, तो अपन मान लेते हैं भाई, माना अधिकतम n बल्ब लगाए जा सकते हैं, n बल्ब लगाए जा सकते हैं, अपन ने मान लिया लगाए जा सकते हैं। तो कुल विद्युत शक्ति कितनी हो जाएगी, कुल विद्युत शक्ति, आप बताओ कुल विद्युत शक्ति कितनी होगी, P बराबर, देखो बल्बों की संख्या कितनी है n, और एक बल्ब की शक्ति कितनी है 100 वाट, तो 100 से गुणा कर दें, तो कुल विद्युत शक्ति कितनी होगी n इंटू 100। लेकिन आपको तो पता है P बराबर क्या होता है, VI, P बराबर क्या होता है, VI, विद्युत शक्ति का सूत्र होता है P बराबर VI। तो यहाँ आ जाएगा VI बराबर n इंटू 100, V का मान देखो, n का मान देखो यहाँ 220, और I का मान दे रखा है 5 बराबर n इंटू 100, इन दोनों को गुणा करो तो 0 5 दूनी 10, 0 5 दूनी 10 और 11, n इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो n बराबर 11 बल्ब आ जाएंगे। तो बताओ कितने बल्ब लगाए जा सकते हैं, 11 बल्ब लगाए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो उतारो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर सकता है क्या कहलाती है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इसको उल्टा पूछ लिया। अभिनेत्र लेंस, क्वेश्चन है अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी समायोजित कर लेता है, क्या कहलाती है। तो देखो इसका राइट आंसर है समंजन क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है, समंजन क्षमता। वैसे क्वेश्चन पूछना चाहिए समंजन क्षमता किसे कहते हैं, लेकिन इसको थोड़ा उल्टा पूछ लिया। समंजन क्षमता किसे कहते हैं, अभिनेत्र लेंस की ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा वह अपनी फोकस दूरी को क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है, उसको घटा या बढ़ा सकता है, मतलब समायोजित कर सकता है, उसे क्या कहता है अपन, समंजन क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बेकिंग पाउडर के दो प्रमुख घटक, बेकिंग पाउडर के दो प्रमुख घटक बताएं। तो बेकिंग पाउडर के दो प्रमुख घटक कौन कौन से हैं ये बताना है आपको यहाँ। तो देखो सबसे पहले आपको इसकी समीकरण याद होनी चाहिए। इसकी समीकरण होती है क्लोराइड NH, और ये है बेकिंग पाउडर जो जिसको खाने का सोडा भी अपन कहते हैं, इसके प्रमुख घटक है। तो देखो इसके प्रमुख घटक है 4, 1 2 3 4, इनमें से 2 पूछा था, तो ये और ये लिख लीजिए आप, NaCl और NH, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से परबल अम्ल और परबल क्षार है बताइए। देखो आपको नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं और आपसे पूछा है निम्न में परबल अम्ल व प्रबल क्षार बताइए। देखो
क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन लिखता हूँ पहले। पहला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल अथवा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इन दोनों में से बताना है कि प्रबल अम्ल कौन सा है। देखो ये अम्ल है, तो आपको ये बताना है कि इनमें से प्रबल अम्ल कौन सा है। तो देखो मैं आज आपको प्रबल अम्ल की एक बहुत शानदार ट्रिक बताता हूँ, जो से आप कभी भी नहीं भूलोगे। देखो, स्वास्थ्य के लिए हंसना क्या होता है, प्रबल होता है। स्वास्थ्य के लिए हंसना क्या होता है, प्रबल होता है। तो हंसना, एक शब्द याद रखो, हंसना, हंसना, बस एक शब्द याद रखना है, हंसना। इस हंसना से आपको 3 प्रबल अम्लों के नाम याद हो जाएंगे। देखो, हंस है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सस है सल्फ्यूरिक अम्ल, और नास है नाइट्रिक अम्ल। इनके सूत्र भी लिख देता हूँ। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2, SO4, और नाइट्रिक अम्ल HNO3। हंसना। तो बताओ इनमें से कौन सा आ रहा है यहाँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ रहा है। तो सर प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल कौन सा होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। यही आपका राइट आंसर। फिर इसी में एक और क्वेश्चन दे रखा है आपको। देखो, आपने हंसना तो याद रख ही लिया, हंसना से प्रबल अम्ल, सर प्रबल अम्ल तो बता दे, फिर दुर्बल अम्ल को कौन बताएगा, दुर्बल अम्ल की भी बता दो ट्रिक। तो देखो दुर्बल अम्ल, ये तो है प्रबल अम्ल की ट्रिक है, प्रबल अम्ल, ये सारे प्रबल अम्ल की ट्रिक है। दुर्बल अम्ल की भी देख लो ट्रिक। दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल में एक नाम याद रखो, एसी का। मान लो ये आपकी मैडम है एसी का, कौन है, एसी का। तो एसी से बनेगा एसिटिक अम्ल, एसी से क्या बन जाएगा, एसिटिक अम्ल। देखो, एसिटिक एसिटिक अम्ल, और का से बन जाएगा कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। ये 2 बन जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप इसको उतारो, बोर्ड भर गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ ऊपर। इसी का बी क्वेश्चन, 15वें का ही बी क्वेश्चन है, बी नंबर। और यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन दे रखा है आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा आपको दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों सार हैं। अब इनमें से एक प्रबल सार है और एक दुर्बल सार है। तो आपको पता लगाना है कि इन दोनों में से प्रबल सार कौन है और दुर्बल सार कौन है। तो देखो, इसके भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अभी सर्दी चल रही है, और सर्दी में नाक क्या होता है, प्रबल होता है। सर्दी में नाक क्या होता है, प्रबल होता है, बहते रहते हैं। तो देखो, आपको नाक शब्द याद रखना है प्रबल सार के लिए। प्रबल सार, सार कैसा होता है, चिकना, और नाक में भी क्या आता है, चिकना, उसे याद रख सकते हो आप। तो प्रबल सार से क्या होगा, नाक, नाक में आपको NA और K अलग करना है और पीछे OH लगा देना है। तो आपके पास 2 प्रबल सार बन जाएंगे, जिसमें पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये है पोटेशियम
हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये दो सारे आ जाएंगे। अब बताओ इन दोनों में से यहाँ कौन सा आ रहा है? सर ये तो यहाँ आ ही आ रहा है, तो फिर यहाँ परवल सार क्या हो जाएगा? परवल सार क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सर परवल हमने बता दिया, ट्रिक, और दुर्बल हमने की भी बता दी, परवल सार की बता दी, तो फिर एक ही बचा है। क्या बचा है? दुर्बल सार। तो सर इसके भी बताए तो मैं इसकी ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। बस आप पहले चैनल को क्या कर दो, लाइक, मतलब वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ जितने आपको, इतना सा काम तो कर ही सकते हो आप। देखें आप, प्रबल सार। अब देखो यहाँ दुर्बल सार, दुर्बल सार ट्रिक, दुर्बल सार की, दुर्बल सार के लिए आपको याद रखना है महंगी है कैल्शियम। क्या याद रखना है? महंगी है कैल्शियम। महंगी से मतलब Mg, और कैल्शियम का मतलब कैल्शियम। अब देखो इससे दो सार बच जाएंगे। इससे तो बनेगा Mg, और पीछे लगा दो यहाँ OH का होल्ट है, यहाँ पर भी Ca और यहाँ OH का होल्ट है। तो देखो इसको तो बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं इसको? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जो अपच या एसिडिटी हो जाती है तो उसमें काम में लिया जाता है। अपच या एसिडिटी जब पेट में खटी खटी अपने को खटी खटी डकार आने लग जाती है, जब पेट में आमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो खटी खटी डकार आने लग जाती है, तब फिर अपने पेट में या आमाशय में क्या होने लगती है? जलन होने लगती है। तो फिर अपन को या तो इनो पीते हैं, या फिर जो खाने का सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसको पीते हैं, या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी उपयोग किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। फिर अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वही है जो दीपावली के समय चूना पत्थर लाया जाता है, बिना बुझा हुआ चूना, और उसको अपन उसमें पानी डालकर उसको उबालते हैं, मतलब उबलने लग जाता है। वो उबलने के बाद में जो ठंडा होने के बाद में जो बचता है विलेय पदार्थ, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो सफेदी के काम आता है। सफेदी करने में क्या आता है? काम आता है, सफेदी में उपयोगी। सफेदी करने में क्या होता है? ये उपयोगी होता है। तो ये इसके 15 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कल करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।